अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। सेकेंड ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 4 ट्रक आर्ट, इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जी ग्लॉसरी का पोर्शन है, उसमें वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब है तब्दीली। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं जी एक फील्ड है और इसको स्टडी करने वालों को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इंसानी तहजीब का मताला, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। फिर है जी एपोजी। एपोजी का मतलब है जी अरूज या बुलंद तरीन मकाम, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। फिर वर्ड है जी एप्लीकी। एप्लीकी कहते हैं जी कपड़े पर कढ़ाई, ठीक है, एप्लीकी इसको पढ़ेंगे। फिर है जी एराबेस्क। एराबेस्क कहते हैं अरबी तर्ज का नक्श, ठीक है, अ टाइप ऑफ डिज़ाइन वेयर लाइंस वाइंड अराउंड ईच अदर, मतलब लाइंस एक दूसरे के इर्द गिर्द इस तरह जाती हैं, वाइंड होती हैं, तो उसको कहते हैं अरेबेस्क। फिर है जी आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट तारीखी चीज़ को कहते हैं। ब्लेरिंग कहते हैं तेज़ शोर वाली आवाज़। और बूम का वैसे मतलब गूंज भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है बूम टू हैव अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, अचानक तरक्की का दौर। फिर है जी चैसिस। चैसिस कहते हैं गाड़ी का फ्रेम या ढांचा। डैंगलिंग कहते हैं लटकता हुआ या झूलता हुआ। डेक। डेक का यहाँ पे मतलब है टू डेकोरेट समबॉडी समथिंग, किसी भी चीज़ को सजाना, सजावट करना, क्योंकि ये वर्ब है। लेकिन डेक का एक और मतलब भी होता है, जहाज़ की जो छत होती है वो नाउन होता है, उसको डेक कहते हैं। और डेक जो है एक कलेक्टिव नाउन भी होता है। डेक ऑफ कार्ड्स, जो ताश के पत्ते होते हैं उनका अगर एक ग्रुप हो, मतलब उनको इकट्ठा एक नाम दिया जाए तो उनको हम कहेंगे डेक, वो एक कलेक्टिव नाउन है। फिर है जी एम्बलम। एम्बलम कहते हैं निशान या अलामत को। एम्बॉडीमेंट कहते हैं जी मुजस्सम सूरत या नुमाइंदा शक्ल। अ पर्सन और थिंग दैट रिप्रेजेंट्स, कोई भी इंसान या कोई चीज़ जो जाहिर करती है किसी भी आइडिया को या क्वालिटी को। फिर है जी फैंशियर। फैंशियर कहते हैं शौकीन, परिंदे या जानवरों का शौकीन। कोई बंदा भी जो परिंदों या जानवरों का शौकीन हो तो उस शख्स को कहते हैं फैंशियर। फिर है जी फ्रेस्को। फ्रेस्को गीली प्लास्टर पर नक्श या पेंटिंग। अ पिक्चर दैट इज पेंटेड ऑन अ वॉल वाइल द प्लास्टर इज स्टिल वेट। जो प्लास्टर होता है वो अभी गीला होता है, मतलब खुश्क नहीं हुआ होता, और उस पे जब आप पेंटिंग करेंगे, नक्श करेंगे, तो उसको फ्रेस्को कहेंगे। फ्रिंज कहते हैं जी झालर। द फ्रंट पार्ट ऑफ somebody's hair that is cut so that it hangs over their forehead। तो जो आपके माथे पे हमारे बाल होते हैं उनको आगे से सीधा काटा जाता है ताकि वो माथे पर लटकें, ठीक है। बालों का अगला माथे वाला हिस्सा जो होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं, झालर। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, ये एक इडियम है, पूरे का पूरा मतलब कि शुरू से आखिर तक। ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक, सर से पांव तक भी कह सकते हैं, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, शुरू से आखिर तक। गिल्ड कहते हैं जी पेशावर ग्रोह को, ठीक है, हम पेशा हम मफाद लोगों का ग्रोह जो अंजमन होता है, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लोगों की जो एक ही तरह का काम करते हों। इनलेज वर्ड है, इनलेज लकड़ी या दांत से किसी सतह को हमवार करके सजाना, ठीक है। फिर है जी इन रेजिडेंस कहते हैं रिहाइश पजीर। जसल कहते हैं हजूम में धकेलना, मतलब कि जब भी क्राउड के अंदर हो तो किसी भी बंदे को रफली जो है वो पुश करना। क्लाइडोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम रंगीन अशकाल देखते हैं, कलर्ड ग्लास के पीसेस मौजूद होते हैं उसके साथ। लॉन्ग हॉल तवील सफ़र को कहते हैं। फिर मैग्नेट, तो मैग्नेट इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं। अ पर्सन हु इज़ रिच, पावरफुल, सक्सेसफुल स्पेशली इन बिजनेस, ताकतवर और अमीर कारोबारी शख्सियत को कहते हैं मैग्नेट। तो वो ये एक डायलॉग जैसे आपने सुना होगा नाना पाटेकर का कि ताकत है, इज़्ज़त है, शोहरत है, पैसा है। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो ये मेरे जहन में आ गया था। तो मैग्नेट जो कारोबारी शख्सियत जो ताकतवर और अमीर हो। मेडिवल कहते हैं जी कनेक्टेड विद मिडल एजेस, मतलब दरमियानी दौर का, उससे रिलेटेड। फिर मोटिव कहते हैं डिज़ाइन जो सजावट के लिए इस्तेमाल होता है। मूरल कहते हैं जी दीवार पर की गई मुसव्वरी, कोई भी पेंटिंग जो दीवार पर की जाए या अंदर या बाहर वाली दीवार पे, उसको मूरल आर्ट कहा जाता है। नॉस्टैल्जिक कहा जाता है जी हैविंग और ब्रिंगिंग अ सैड फीलिंग मिक्स्ड विद प्लेयर व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट। तो जब आप माजी की किसी अच्छे वक्त को याद करते हैं, खुशी के लम्हात को, तो आप जो है ना खुशी के साथ गम को भी जो है वो मिक्स कर देते हैं, तो उसको कहते हैं नॉस्टैल्जिक। फिर जी पेन स्टैकिंग कहते हैं जी मोहतात और दकीक, नहायत बारीकी वाला, कोई भी काम जो बड़ी एहतियात के साथ
लगन कोशिश के साथ या बड़ी डिटेल में बारीकी में किया जाए। फिर जी प्रोपेन, ये एक कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फार्मूला है C3H8। तो जो किसके अंदर, नेचुरल गैस के अंदर भी मौजूद होता है। नेचुरल गैस में वैसे तो ज़्यादा मीथेन होती है, तकरीबन 70 से 80%, 85%, फिर ईथेन, और तीसरे नंबर पे प्रोपेन। फिर जी रेकन, अंदाज़ा लगाना या राय कायम करना। स्पिफ आप कहते हैं निखारना या सजना, सजना संवरना, ठीक है, टू मेक योर सेल्फ नीट एंड अट्रैक्टिव, सजना संवरना। सप्लेंट कहते हैं जी जगह ले लेना। टैलेंट स्काउट, सलाहियत तलाश करने वाला। और अप होल्स्टरर कहते हैं अ पर्सन हु कवर्स अ चेयर विथ सॉफ्ट मटेरियल, पैडिंग एंड क्लॉथ और लेदर। तो चेयर को जो बंदा कवर करता है किसी भी नर्म मटेरियल से, किसी भी रुई से या किसी भी कपड़े से, तो उसको कहते हैं अप होल्स्टरर। फिर जी वाइब्रेंट कहते हैं फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ एंड एनर्जी, मुतहर्रक को या तवनाई से भरपूर, ठीक है, तो जो बंदा एक्टिव होता है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं जी, इसके बाद हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं। पहले तो इससे पहले हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी थी, वहाँ पे क्या था कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दी जाती थी इस तरह, उनसे हम वर्ड बनाते थे। अब हम क्या करेंगे जी, या तो आप डिक्शनरी के अंदर देख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो वर्ड से हम क्या बनाएंगे, उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे। तो चूँकि आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और आपकी ये क्या हो सकती है कि कोई अगर ब्लैंक आ जाती है, कोई MCQs आ जाता है, तो आपको अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आती है तो उससे आप वर्ड भी बना सकते हैं। अगर वर्ड दिया गया है तो आप 4 ऑप्शन हैं, उनमें 4 फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस दी हुई हैं, तो उसमें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब पर्सन से अगर आपको ये नहीं लिखनी आती तो आप आंसर से वापस इस वर्ड को देखें कि क्या ये बनता है या नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। इसको देख के आप वर्ड आसानी से बना सकते हैं, और वर्ड से ट्रांसक्रिप्शन लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब यहाँ पे देखें, इनको आप देखें, पर्सन, तो ये जो जैसे लिखने में शायद थोड़ा सा वर्ड ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन आप समझ लेंगे इसको। ये जो इस तरह लिखा हुआ है और आगे कॉलन है, इसका मतलब ER होता है, IR होता है, OR या UR, तो ये पर्सन बन गया। फिर ये वंस है, वंस, तो ये जो उल्टा V है इस तरह, तो जैसे अंडर, इस तरह अनटिल, इस तरह की आवाज़ निकालता है, तो वंस। फिर जी आपके पास क्या है, पुलिस, तो यहाँ पे देखें लॉन्ग वावल है, ईस की आवाज़ निकलती है। फिर लूज़, तो ये देखें ये लॉन्ग वावल है, लूज़, यहाँ पे आवाज़ जो है हमने लंबी की है साउंड को, और आखिर में Z की आवाज़ निकलती है, लूज़। फिर पोजीशन, तो पोजीशन में देख लें यहाँ भी S जो है वो Z की आवाज़ निकालता है, और ये शीन की आवाज़ निकल रही है, TI की। तो ये जो सिंबल है ये वाला, ये शीन के लिए है, पोजीशन। फिर है जी इंडस्ट्री, तो ये तो सिंबल है इंडस्ट्री। फिर है जी मेजर, तो मे और आगे जर, ये जीम की आवाज़ निकाल रहा है, जे की आवाज़ निकाल रहा है, मेजर। फिर है जी बिल्ड, तो बिल्ड में ये देख लें आप यहाँ पे, तो यू तो साइलेंट होगा, बिल्ड हो जाएगा। लैंग्वेज, तो ये देख लें जब भी इंग की आवाज़ निकलती है तो ये हम ऐसा लगाते होते हैं, ये आपने फ़र्क करना है। एन के लिए तो ये होगा सिंपल एन, जैसे पेन है, पेन लिखते हैं हम, तो उसमें सिंपल एन आएगा, तो वहाँ पे ये एन होगा। लेकिन इंग के लिए ये आप जैसे आपने पढ़ा हुआ है। फिर लैंग्वेज, तो विज होगा, विज, तो W भी आ जाएगा, और आखिर में जे की आवाज़ है तो जे के लिए ये सिंबल हो जाएगा। फिर है जी इंटरनेशनल, ये भी देख लें शीन की आवाज़ है तो ये शीन के लिए हो गया। बाकी एल्स देख लें सिंपल है, सेंटर देख लें सिंपल है, ये आखिर में ER के लिए है, ये जो सिंबल है ये ER के लिए है, ER, OR, ER, IR इनके लिए। फिर है इनफ, तो ये देखें उल्टा ये है, V है, आ की आवाज़ निकली है, और आखिर में फा की आवाज़ निकली है। फिर काम, तो यहाँ पे देख लें एल साइलेंट है और इस आवाज़ को हम लंबा करते हैं, लॉन्ग वाउल है, काम कहते हैं। फिर कलर, ये देखें ये फिर OR के लिए, जैसे ऊपर ये ER के लिए आया था सेंटर में, आखिर में ये OR के लिए भी यही होता है। फिर ल्यूर, ठीक है, ये देख लें ये पूरा जो लगा है आपका ये RE के लिए लगा है, URE के लिए, URE, तो ल्यूर। फिर नाइफ, तो के तो साइलेंट है और आगे नाइफ हो गया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं जी इंफॉर्मेशन, तो इनफॉर्मेशन ये जो है OR के लिए लगा है, और मेशन, तो ये शीन के लिए है। फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख लें W की आवाज़ भी आई है और आखिर में चा की आवाज़ आई है, तो चा के लिए हम T भी डालते हैं और साथ में ये सिंबल भी डालते हैं। अगर ये अकेला हो तो शीन के लिए, अगर टी के साथ ये दोनों हों तो फिर चा की आवाज़ निकलती है। फिर बिजनेस, तो ये देखें पहला S Z की आवाज़ निकाल रहा है, दूसरा S जो है वो S की आवाज़ निकाल रहा है, सीन की।
फिर क्या हो गया पावर, ये ER के लिए वही दोबारा आ गया, ये बार बार इस्तेमाल होगा। फिर चेंज के लिए देखें ये चा के लिए हो गया और EN हो गया और आखिर में जे के लिए चेंज, क्योंकि ये जे की आवाज़ निकल रही है जो कि सॉफ्ट जी है। मूव, तो यहाँ देखें ये लॉन्ग वाउल है, मूव तो आवाज़ को लंबा करना है। बुक, ये शॉर्ट वाउल है, बुक। फिर डेवलपमेंट, ये भी सिंपल हो गया। फिर देख लें यंग, ये देखें आप, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये लिखना नहीं भी आता तो जब आपके MCQs आएंगे तो आप इसकी मदद से बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, मूव लिखा हुआ है, क्योंकि ये पढ़ने आसान है। फिर यहाँ पे देख लें जी यंग लिखा हुआ है, ये जो जे है ये किसके लिए होता है, या के लिए। यंग और आ की आवाज़ जो निकली है उसके लिए उल्टा वी, और जो NG की आवाज़ निकली है इंग है उसके लिए ये डालना है आपने, ये वाला N। ठीक है, तो ये जे क्यों लिखा है, क्योंकि आपने जे पढ़ा था, जो मिसालें पढ़ी थी वो यू था वहाँ पे और एक दूसरा ओनियन था। तो आपने वहाँ देखा था कि यू के लिए भी यही होगा और यू के लिए भी ओनियन, ईयन की जो आवाज़ निकली है ईओ की, वहाँ पे भी ये जे ही आता है। फिर नेशनल है, ये शीन की आवाज़ हो गई। फिर यहाँ पे देख लें वाटर हो गया, ये भी आखिर में ER हो गया। फिर येट, ये देखें वही ये आ गया जो कि जे इस्तेमाल होगा इसकी जगह, ये जेट लिखा हुआ है लेकिन क्या है येट। फिर है जी पर हैप्स, ये ER के लिए हो गया पर, और आगे हैप्स सीन की आवाज़ निकली है। फिर है जी अनटिल हो गया। फिर उसके बाद देख लें कंट्रोल हो गया। फिर इंक्लूड हो गया, ये देखें आखिर में ये लॉन्ग वावल है इंक्लूड, तो यू की आवाज़, ये देखें लॉन्ग वावल है क्योंकि आवाज़ को हमने लंबा किया है। फिर बिलीव, तो यहाँ पे भी ये लॉन्ग वावल है, यहाँ पे आपको ये कॉलन से नज़र आ जाएगा, जब भी किसी के आगे ये कॉलन हुआ तो वो मतलब कि वहाँ पे लॉन्ग वावल है, आवाज़ को हमने लंबा किया है। तो यहाँ तक ये था, आसान सी एक्सरसाइज थी। अब लास्ट हमारी एक्सरसाइज है, इसमें हमने क्या करना है जी, इनको हमने कंप्लीट करना है ब्लैंक्स को। तो जो बोल्ड लेटर्स हैं, मोटे हरूफ हैं, इनका एंटोनिम हमने यूज़ करना है, अपोजिट जो है ना हमने इस्तेमाल करना है इसका। कोई वर्ब होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, तो मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स हैं, उनको उनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स में इस्तेमाल करना है। तो देख लेते हैं जी, आल्दो वी मिस्ड अवर ट्रेन टू द एयरपोर्ट वी स्टिल मैनेज टू कैच। तो ये देख लें ये मिस्ड था और इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, कैच इस्तेमाल किया, ये इन्फिनेटिव है। वैसे ये टेंस पास्ट में था, ये देखें मैनेज में पास्ट आया है, लेकिन आगे जो इन्फिनेटिव आया है वो तो जाहिर सी बात है फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर आप देख रहे हैं सेकंड फॉर्म, तो सेकंड के लिए ये सेकंड आ चुकी है पहले से। इन्फिनेटिव में हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे कोई भी टेंस हो। फिर देख लें जी वी डिड नॉट स्पेंड, तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट इनडेफिनेट, क्योंकि डिड नॉट आया हुआ है नेगेटिव। और आगे हमने ये देखें मैनेज लगा दिया है पास्ट, अगर पहला हिस्सा पास्ट है तो अगला भी क्या होगा, पास्ट होगा। और आगे ये हमने प्रेजेंट क्यों लगाया है, क्योंकि ये भी इन्फिनेटिव है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और स्पेंड का अपोजिट क्या है, सेव। फिर है जी अराइव का अपोजिट क्या है, डिपार्ट्स, तो ये प्रेजेंट टेंस में था, सिंपल प्रेजेंट, ये भी हमने किस में लगाया है, सिंपल प्रेजेंट में, तो इट के साथ डिपार्ट्स आएगा, एस या ई एस लाजमी हम इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे देख लें, ये पहले भी मैंने आपको बताया है पिछली एक्सरसाइज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 3 में, जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी। यहाँ पे देखते हैं इसको, ये जो था आपको मैंने कहा था कि जब भी ये व्हेन, जब भी ये डिपेंडेंट क्लास हो उसमें व्हेन आ जाए, आफ्टर आ जाए या बिफोर आ जाए, इस तरह के कोई भी कंजंक्शन आए, तो उसमें जो पहले काम होगा उसके साथ हमने ये पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करना है, और जो बाद में काम होगा उसके साथ पास्ट इनडेफिनेट। तो यहाँ पे देख लें, ये ट्रेन हैड लेफ्ट था, ट्रेन जा चुकी थी जब मैं वहाँ पे स्टेशन पे पहुँचा, तो हमने यहाँ भी यही काम करना है। तो यहाँ पे भी इसको देखें अगर आप, तो आफ्टर ही हैड एम्प्टीड द बॉटल, मतलब कि काम उसने ये पहले ये किया है कि बॉटल को खाली करने के बाद ही फिल्ड इट विद वाटर, उसने उसको पानी से भरा बोतल को। तो ये देखें पहले तो उसने बोतल को खाली किया है, इस वजह से जो काम पहले हुआ है उसके साथ हमने पास्ट परफेक्ट लगा दिया। दूसरे से में क्या लगाएंगे, पास्ट इनडेफिनेट। तो एम्प्टी का उल्टा क्या हो गया, फिल, और इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इनडेफिनेट में फिल्ड लगाएंगे। फिर यहाँ पे देख लें जी कैन यू लैंड, तो ये आपके पास एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब इसने क्वेश्चन बना लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे देख लें जी हमने क्या लगा दिया, नो द लास्ट टाइम, तो लास्ट टाइम आ गया है, इस वजह से हमने ये सेकंड फॉर्म लगाई है। तो लैंड कहते हैं उधार देने को, बारो कहते हैं उधार लेने को, अपोजिट हो गया। फिर यहाँ पे देख लें जी डज नॉट आ गया है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डज नॉट अलाउ,
तो आगे भी हम सिंपल प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे। तो अलाउ मतलब कि इजाज़त देना और फॉरबिड का मतलब है मना करना, तो फॉरबिड्स हो गया, ही के साथ एस या ई एस भी लगाएंगे। डिड ही कन्फेस टू स्टीलिंग, तो एतराफ़ करने को कहते हैं कन्फेस, और चूंकि डिड भी लग गया तो ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस है, तो सेकंड फॉर्म है, यही समझ लें यहाँ पे। आगे भी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो कन्फेस कहते हैं मान लेना, एतराफ़ करना, और डिनाइड सेकंड फॉर्म होगी। डिनाई का मतलब है इनकार करना। फिर है जी द सन राइजेज, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, ठीक है, निकलता है। और यहाँ पे भी देख लें प्रेजेंट इनडेफिनेट लगा हुआ है नेगेटिव में, तो यहाँ पे सेट आ गया। इधर आपने एस नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे डज नॉट आ चुका है, तो आगे फिर एस नहीं आएगा। फिर जी देयर आर समथिंग यू कैन डू इन प्राइवेट, तो प्राइवेट का अपोजिट क्या है, पब्लिक हो गया। फिर नेक्स्ट है जी ही डिड नॉट पास हिज एग्जाम, तो यहाँ पे देख लें पास का फेल होता है, लेकिन चूंकि ये डिड नॉट आया है, ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस है, तो अगला भी पास्ट इनडेफिनेट में आएगा, फेल्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। टीचर रिवार्डेड, ये भी पास्ट इनडेफिनेट है, सेकंड फॉर्म है, तो आगे भी सेकंड फॉर्म उसने लगाई हुई है, डिसाइडेड। ये क्यों फर्स्ट फॉर्म लगी है, क्योंकि ये भी इन्फिनेटिव है। चाहे कोई भी टेंस हो, अगर इन्फिनेटिव हो, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, तो रिवार्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, पनिश हो जाएगा। फिर है आल्दो आई सेंट, तो ये भी सेंट पास्ट फॉर्म है, और आगे पास्ट फॉर्म लगी हुई है डिड नॉट, तो डिड नॉट मतलब ये नेगेटिव में है, तो हालांकि ये पास्ट टेंस है, लेकिन जब डिड नॉट लग जाए तो आगे फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, बल्कि कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो सेंट का उल्टा हो गया रिसीव। फिर है जी डिम टनल, तो ये तो एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है, उसने ऊपर वर्ब लिखे हुए थे लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ गए हैं। टनल नाउन है तो डिम एडजेक्टिव है, तो डिम का जो है वो ब्राइट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, शाइनिंग लाइट। तो ब्राइट शाइनिंग लाइट, तो शाइनिंग भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, लाइट ये नाउन है, तो ब्राइट भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। फिर है जी इफ़ यू आर अटैक्ड ऑन द स्ट्रीट देयर आर सेवरल वेज यू कैन डिफेंड, तो यहाँ पे अटैक का जो है वो डिफेंड होगा, अपोजिट। और ये मैंने फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई है, क्योंकि ये कैन जो है ये एक मॉडल वर्ब है, और जो भी मॉडल वर्ब हो, कैन, कुड, शैल, शुड, जो भी हो, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इट वाज ओनली अ टेम्पररी जॉब, टेम्पररी भी जो है वो एक एडजेक्टिव है, जॉब नाउन है, टेम्पररी एडजेक्टिव है, तो इसका जो उल्टा है वो परमानेंट हो जाएगा। तो ठीक है, जाहिर सी बात है एडजेक्टिव की तो कोई फॉर्म बनानी नहीं है हमने। ये भी एक एडजेक्टिव है, ही वाज ऑनेस्ट, सॉरी इनोसेंट, तो इनोसेंट कहते हैं मासूम या पाक, तो ये देख लें ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। और बट द जज डिसाइडेड ही वाज गिल्टी, तो गिल्टी इसका अपोजिट हो जाएगा। मासूम मतलब कि जो गुनाह से पाक हो, जिसका कोई कसूर ना हो, गिल्टी मतलब कसूरवार। तो ये वैसे पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट में था, ये देखें ये भी पास्ट में बना हुआ है, लेकिन चूंकि ये तो एडजेक्टिव हमने इस्तेमाल करने हैं तो ये गिल्टी हो जाएगा। फिर जी 17 नंबर हमारे पास हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ये भी एडजेक्टिव है, प्रेजेंट का एब्सेंट हो गया। फिर कंपलसरी जो है क्लासेज, अटेंडेंस एट क्लास इज कंपलसरी, ठीक है, ये यहाँ पे इसने लिखा नहीं हुआ, लेकिन अटेंडेंस एट क्लास इज कंपलसरी, ठीक है, तो ये कंपलसरी लाजमी, और वॉलंटरी मतलब कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वॉलंटरी है। फिर है जी देयर आर हैव बीन अ मेजर एक्सीडेंट, तो ये भी एडजेक्टिव है, एक्सीडेंट नाउन है, मेजर एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। आई प्रेफर स्ट्रांग टू वीक कॉफ़ी, तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, स्ट्रांग का अपोजिट क्या है, वीक। नेक्स्ट ही हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आसान सी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो हमने उनको मैच करना है, उनके क्लूज़ भी दिए गए हैं। तो समवन हु लिव्स इन एन अर्बन एरिया, जो शहरी इलाके में रहता है उसको अर्बनाइट कहते हैं, शहरी बशिंदा। टू ब्रिंग बैक टू लाइफ मतलब कि दोबारा जिंदा करना, तो उसको कहते हैं रिवाइव, ठीक है, पबजी गेम या इस तरह की गेम्स में भी आप इसको सुनते होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये दो वर्ड्स हैं, ब्रदरहुड, अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड, तो मतलब ये दोनों सेम है, भाईचारा, ठीक है, अखुवत, तो इन दोनों का मतलब फ्रेटर्निटी कहते हैं, ठीक है, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा या फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। और नेक्स्ट है जी टू कट ऑफ द हेड, कत्ल करना मतलब सर को काट देना, तो उसको कहते हैं जी डिकैपिटेट, डिकैपिटेट। फिर 6 नंबर है जी लव ऑफ कंट्री, हुबुल वतनी, पैट्रियोटिज्म। सेम नेम को कहते हैं जी होमोनेम, हम इमला या हम तलफ़्फ़ुज़ को हम कह सकते हैं। अ पर्सन हु कोडिफाइड टू ट्रीट डिजीज़ ऑफ गम्स एंड टीथ, तो वो बंदा जो मतलब कि गाम मसूड़ों या दांतों वगैरह के इलाज करता है बीमारियों को, तो उसको दंदान साज
कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। तो दो पार्ट्स पे जो मुश्तमिल होता है उसको दोहरा कहते हैं या दोहरी, डुअल कहते हैं। समवन हु हैज सफर्ड अ मिसफॉर्चून, तो जो आफत रसीदा हो, ठीक है, तो जो है उसको हम क्या कहते हैं, मुतासरा हो, उसको विक्टिम कहते हैं। हैपनिंग एवरी नवंबर, जो हर नवंबर में होता हो, नवंबर में आने वाला, उसको नवीनियल कहते हैं। लाइक्ड आर एडमायर्ड बाय मेनी पीपल, बहुत से लोग जिसको जो है लाइक करते हैं या उसकी तारीफ़ करते हैं उसको मकबूल कहते हैं, मशहूर, पॉपुलर, मारूफ। हैविंग 4 फीट, 4 पाँव वाले को कहते हैं चौपाया, क्वाड्रप्ट। फिर है जी जॉइंट और बीइंग जॉइंट, उसको यूनियन कहते हैं, इत्तेहाद को। तो यहाँ पे एक वर्ड था न्यूलिथिक, हालांकि ये जो दिया गया है ये तो उसने वर्ड्स तो पूरे दिए हैं लेकिन उसका यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है न्यूलिथिक। तो इन दोनों का फ्रेटर्निटी हो गया। और न्यूलिथिक जो है वर्ड है उसका मतलब क्या है, न्यू स्टोन एज। न्यू जो स्टोन एज है उस जो एज को, उस दुरानियों को कहते हैं न्यूलिथिक। तो यहाँ तक हमारी ये यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज थी ट्रक आर्ट की। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फिर ये वीडियो जाएगी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।